बाबू एनसीईआरटी का चैप्टर 4 12 क्लास चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में टोटल 6 गो यूनिट है और ये चौथा यूनिट है। ये छोटा सा चैप्टर है और इससे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा। बहुत बढ़िया चैप्टर है, देखिएगा। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हिंदी में वो इसको पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या पढ़ेंगे बाबू? विद्युत चुंबकीय तरंग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेनरी। क्या नाम है वो? हेनरी। वह सबसे पहले ना, जब लाइट के बारे में सबसे पहले न्यूटन के द्वारा बताया गया कि लाइट ऐसे है, इसका स्पीड ऐसे निकालेंगे, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत सारा चीज जब न्यूटन ने लाइट के बारे में बता दिया, स्पीड निकालने का तरीका बता दिया, उसके बाद से एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है हेनरी। वह ये चेक करने के लिए कि भाई लाइट चलता कैसे है, लाइट का दिशा कैसे चेक करेंगे, प्रकाश की गति कैसे चेक करेंगे, प्रकाश चलता कैसे है, सीधा रेखा में चलता है कि वेव बनाते हुए चलता है, कि ये सारी चीजें कैसे। तो याद रखिएगा, प्रकाश के बारे में न्यूटन जितना सारी चीजें पहले बता चुका था, वो सारा का सारा चीज जो था वो कुछ कुछ में एक्सपेरिमेंटल भी था, कुछ कुछ भौतिक भी था। लेकिन लाइट पर सबसे पहले किसी ने धरती पर एक्सपेरिमेंट किया, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? हेनरी नाम था। क्या नाम था? हेनरी। हेनरी जब एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो एक लाइट ले लेता है जौना से रेडियो सिग्नल निकलते हुए नजर आता है, और वो क्या करता है, अपने लैब में लाइट को निकलते हुए जब देखता है, तो लाइट जो होता है वह वेव बनाते हुए निकलता है। किस रूप में बाबू? वेव बनाते हुए। इससे पहले न्यूटन बोल दिया था कि प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में चलती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। लेकिन जो सबसे पहले जब रिसर्च करता है जिसका नाम था हेनरी, वह देखता है कि प्रकाश सीधा रेखा में तो चल ही नहीं रहा है, प्रकाश होता है वह वेव बनाते हुए चल रहा है, तरंग के रूप में चल रहा है। यह मुद्दा जब न्यूटन के सामने रखा गया कि सर आप तो बोले हैं कि प्रकाश होता है सीधा रेखा में चलता है, लेकिन जब एकरा में लेबोरेटरी में यानी लैब में एकरा के देखा जा रहा है, तो प्रकाश को तरंग के रूप में चलते हुए देखा जा रहा है। यह मुद्दा जब न्यूटन के सामने रखा गया, तो न्यूटन ये तो देखिएगा, प्रकाश सीधा रेखा में चलता है, ओकरा के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेनरी। लेकिन हेनरी भी कुछ देखने में गलती कर दिया। ध्यान दीजिएगा, जब लाइट सोर्स से लाइट को निकाला गया, तो हेनरी जो था ना, उस समय इससे 2 गो क्षेत्र रेखाएं निकलती थी, जिसका नाम था विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं और दूसरा का नाम था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। लेकिन हेनरी देखने में थोड़ा सा गलती कर दिए, उनको ना सिर्फ विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही देखने को नजर आया। ये जो सिंबल था, ये जो प्रोपेगेशन था, ये जो स्पीड था लाइट का, ये कुछ ऐसे खाली दे करके सामने रख दिए न्यूटन के सामने। उसके बाद से न्यूटन ने पूछा कि भाई बताइए कि अगर इस तरह से अगर वेव के रूप में लाइट निकल रहा है, तो फिर से हम लोग जब देख रहे हैं कि बिना सूक्ष्मदर्शी के रूप में देख रहे हैं, तो लाइट सीधा रूप में क्यों नजर आ रहा है? तो याद रखिएगा, लाइट सीधा रूप में इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि लाइट को उस समय सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं देखा गया था। जैसे ही लाइट को माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो वह कुछ वेव बनाते हुए नजर आ रहा था, कुछ ऐसे वेव बनाते हुए नजर आ रहा था। अब ये इतना भारी मात्रा में एक ही साथ किरणें निकलती है बाबू, कि यह वेव एक ही साथ नजर नहीं आता है। इसको छटका करके जूम करके जब देखिएगा, तो लाइट सीधा रेखा में ही चलता है। जब एक कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा, तो यह वेव के रूप में नजर आता है। इसलिए एक मुद्दा खड़ा हो गया कि लाइट जो है यानी प्रकाश जो है वह सीधा रेखा में चलती है कि वेव बनाते हुए चलती है। ये तो समझ में आ गया कि प्रकाश जो होता है वह सीधा रेखा में नहीं चलती है, वह वेव बनाती हुई चलती है। तो सबसे पहले प्रकाश जो होता है वेव के रूप में चलती है। इस बात को एक्सपेरिमेंट करके किसी साइंटिस्ट ने बताया, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? हेनरी। हेनरी नाम था। हेनरी जो था वह दुनिया को सबसे पहले लाइट के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट था, जिन्होंने बताया था कि प्रकाश होती है वह वेव के रूप में, तरंग के रूप में चलती है। लेकिन बाबू जब इस एक्सपेरिमेंट को हेनरी रिसर्च करके पूरा दुनिया को बता दिया कि प्रकाश वेव के रूप में चलती है, लेकिन एक बावजूद भी प्रकाश ऊपर चलती है, ये नीचे भी आती है, एक बारे में हेनरी नहीं बताया था। इसके बाद से एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है? मैक्सवेल। जब मैक्सवेल आता है ना, तो मैक्सवेल क्या करता है, जो हेनरी पहले रिसर्च करके छोड़ चुका था, उस रिसर्च को दोबारा रिव्यू चेक करता है। तो वह देखता है कि हेनरी जो है ना, वह ऊपर ऊपर निकलने वाले रेखाओं को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देख लिया है, लेकिन नीचे नीचे कुछ कुछ रेखाएं जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं कर रही थी, वह हेनरी के द्वारा दिखाई नहीं दिया गया था। इसलिए हेनरी जो 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 तरंग का जो डायग्राम बनाया था, वह कुछ साइन के जैसा बनाया हुआ था। मतलब कि
ऊपर नीचे ऐसे डायग्राम बनाया हुआ था। लेकिन जब मैक्सवेल आया ना तो इसी एक्सपेरिमेंट को जब दोबारा चेक करता है तो देखता है कि आखिर में प्रकाश होता है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो फिर से सीधी रूप में क्यों दिखाई दे रहा है। जब गहरा रिसर्च किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से भी महीन एक यहाँ से लाइट निकल रही है, लाइन्स निकल रही है जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वह मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स से हल्की होती है। क्या नाम है, मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट से निकल रही है। तो इसलिए एक ही जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी निकलती थी, एक ही जगह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी निकलती थी। तो दोनों एक जगह से निकलता था ना, यही कारण है कि लाइट को न्यूटन सीधी रेखा में देख लिया था। किस रेखा में, सीधी रेखा में। जब एक के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जब बढ़िया से जूम करके देखा गया तो पता है हेनरी खाली ऊपर नीचे जाने वाले वेव को देख पाया, जिसका नाम जो है हेनरी की तरफ कुछ नहीं रखा गया। जब मैक्सवेल जब इसको दोबारा रीचेक करता है तो देखता है कि प्रकाश ये कुछ कुछ ऊपर जो किरणें जा रही है ये तो चुंबकीय, ये तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा है। एक जिस जगह से विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है उतने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं दोनों मिलकर के एक नया वेव बनाती है जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखा गया। बाबू तो याद रखिएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश से ही यह विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम रखा गया। अब प्रकाश होता है बाबू दो प्रकार के क्षेत्र से मिलकर बना होता है, लाइन से मिलकर बना होता है, जिसको देखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा बना हुआ होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से थोड़ा हल्की होती है, और इसीलिए जो होती है जब ये यहाँ से बाहर निकलती है तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे भारी होती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नीचे से ऊपर के गुजरती है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऊपर से ऊपर गुजरती है। एक और चीज, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से तनिक भारी होती है, इसलिए थोड़ा झुक होकर के और नीचे से होकर के जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के आपस में मिलने से एक नया तरंग का निर्माण होता है जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग को सबसे पहले लैब में हेनरी देखा था, लेकिन उसके बारे में नहीं बताया था कि इसका नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे जब दोबारा रीचेक करता है तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, मैक्सवेल, जब दोबारा चेक करता है तो ये पूछता है कि आपने जो ग्राफ बनाया है सिर्फ ऊपर ऊपर ग्राफ बनाया है, यह किसका ग्राफ है। यहाँ पर हेनरी फंस जाता है, वो बोलते थे यह प्रकाश का ग्राफ है, जबकि यह प्रकाश का ग्राफ नहीं था बाबू, यह विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ग्राफ था। किसका था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ग्राफ था। यहाँ पर जब मैक्सवेल जब दोबारा चेक करता है तो देखता है कि एक ही जगह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना बाबू विद्युत क्षेत्र रेखाओं से अदृश्य होती है, उससे भी छोटी होती है लेकिन भारी होती है। इसलिए हेनरी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को नहीं देख पाया। किसको देख पाया, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं ना देकर किसको देखा था, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को देखा था। इसीलिए जब एक दोबारा चेक करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाया गया हेनरी को, तब एक समझ में आया अच्छा नीचे से भी एक किरण जो होती है वो बाहर निकल रही है जिसका नाम चुंबकीय क्षेत्र रेखा रखा गया था। क्या रखा गया था सर, तो इस प्रकार से एक ही जगह पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है जिसकी चलते यह वेव बनाती हुई आगे बढ़ती है जिसका नाम विद्युत चुंबकीय तरंग रखा गया। तो बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहा जाएगा कि वह तरंग जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा बना हुआ होता है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का सबसे बढ़िया उदाहरण प्रकाश है। कौन है बाबू, प्रकाश जैसे गति करता है ना वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। जौन प्रकाश का गुण है वही विद्युत चुंबकीय तरंग का भी गुण है, मतलब कि प्रकाश ही विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग ही प्रकाश है। याद रहेगा, ठीक है। लैब में सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग को किसने देखा था, हेनरी ने, लेकिन क्या उसके बारे ओकरा हाथे लगा नहीं, वह सिर्फ किसको देख लिया था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। वह नीचे से रेखाएं अदृश्य होकर गुजर रही थी, भारी थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी नंगी आंखों द्वारा, उसको देखकर उसको किसने देखा, मैक्सवेल ने। इस प्रकार से इसका नाम नया मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इसलिए आपसे यदि क्वेश्चन पूछते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का जनक किसे कहते हैं तो आप किसको बताइएगा, मैक्सवेल को। लेकिन खोजा कितना था सबसे पहले, हेनरी के हाथ कुछ भी नहीं लगा, हेनरी सिर्फ विद्युत क्षेत्र रेखाओं को देख लिया था। अच्छा याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से निकलती है वहीं से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी निकलती है, और ये दोनों बाबू एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर होते हैं। कौन दोनों रेखाओं में कौन सा रेखाएं भारी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
यही कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से होकर के एक से हल्का कौन होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊपर से होकर गुजरती है, और नहीं, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं ऊपर से होकर गुजरती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नीचे से होकर गुजरती है, याद रहेगा। इसीलिए एक नाम क्या रखा गया, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार का प्रकाश है, मतलब प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, समझ में आ गया, ठीक है। जब विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में रिसर्च हो गया बाबू, उसके बाद ये मुद्दा रखा गया न्यूटन के सामने कि आपने तो बोला था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। न्यूटन गलत नहीं बोला था, क्योंकि जब न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके दिया था तो उस समय बाबू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उतना टेक्नोलॉजी वाला विकसित नहीं हुआ था, जिससे चलते ही अदृश्य किरणों को या चुंबकीय क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं को आराम से देखा जा सके। न्यूटन के रिसर्च के साल भर के बाद, नहीं 100 साल के बाद यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर काम किया गया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो 1911 ईस्वी के बाद बनाया गया था। और याद रखिएगा न्यूटन जो था क्या है, 1911 ईस्वी के करीब में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया था, ठीक ना। जो न्यूटन जो था बाबू, वह न्यूटन 1666-65 में वह रूल दे चुका था, यानी किसी तरह से 1911 और 1600 कम से कम 300 साल का अंतर हो जा रहा है, लगभग कितना साल का, 300 साल का अंतर हो जा रहा है। 100 साल तो हम गलती से बोल दिए, लगभग 300 साल का अंतर हो जा रहा है, याद करिएगा। जब न्यूटन नियम दिया था तो उतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, याद रहेगा बाबू, ठीक है। तो याद रखिएगा, भले टेक्नोलॉजी विकसित नहीं था, लेकिन याद रखिएगा न्यूटन उस समय जो भी एक्सपेरिमेंट किया था वो एकदम धाकड़ एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ कुछ चीजों को गलत बता दिया था। सबसे पहले प्रकाश का चाल जो होता है वह एक्सपेरिमेंट करके जिन्होंने बताया था, उस ब्रह्मांड में पहला साइंटिस्ट नाम क्या था, न्यूटन, याद रखिएगा। ये लोग रिसर्च करने के बावजूद भी प्रकाश की चाल कितना होता है ये नहीं बताया था, विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल कितना होता है ये लोग नहीं बताया था। ये लोग जब दोबारा चेक किया तो 300 साल पहले जो न्यूटन एक्सपेरिमेंट करके प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बता दिया था, वही विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पीड पाया गया। अरे समझे, तो समझिए न्यूटन कितना ज्यादा डेंजर साइंटिस्ट था, समझ में आ रहा है। इसीलिए इस तरंग का नाम क्या रखा है बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि अब यह तरंग जो होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा मिल करके बना होता है। न्यूटन किस माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंग का या प्रकाश के चाल निकाला था, उसका थोड़ा ये फॉर्मूला देख लेते हैं। जो आप लोग हम जगह छोड़ाए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की गमन या संचरण या दिशा, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये ऊपर जब जाएगी तो फिर से नीचे आके गिरेगी ना, फिर से ऊपर जाएगी, फिर से कहाँ आएगी, नीचे, फिर से ऊपर जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे आ गई तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई, फिर से ऊपर गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई, फिर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। ये क्या निकल रहा है यहाँ से बाबू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से निकल करके ऊपर गई भी हो गया ना, फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे गई भी हो गया ना, फिर से ऊपर भी हो गया ना। यह प्रक्रिया बाबू अनंत समय तक होता रहता है, चलता रहता है, जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो ग्राफ होता है वह ट्रिगोनोमेट्री में किसके जैसा होता है, साइन के जैसा। आप देख लीजिए, ये साइन के जैसा ग्राफ है। साइन के ग्राफ हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, साइन ऐसे ग्राफ होता है ना, ठीक है, साइन के जैसा इसका ग्राफ होता है, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब प्रकाश हुआ, समझ में आया, ठीक है। अगर इसका बाबू अगर हमको प्रॉपर्टी बताना हो तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वह किसी भी माध्यम से निकल सकती है, क्योंकि प्रकाश भी किसी भी माध्यम से होकर के गुजर सकता है। बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल वही होता है जो प्रकाश का चाल होता है, याद रखिएगा। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो वेलोसिटी होती है, वेग होती है, वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चौथा देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं यह 2 प्रकार के क्षेत्रों से मिलकर बनी होती है, जिसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। आगे देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों को नंगे आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, इसको देखने के लिए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए बाबू, एक ही जगह से असंख्य मात्रा में विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती रहती है। आगे देखिएगा, जैसे जैसे यहाँ पर आवेशों को त्वरित किया जाएगा ना, त्वरित मतलब स्पीड बढ़ाया जाएगा, वैसे वैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कौन सी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं आवेशों को त्वरित करने से उत्पन्न होते हैं। 7वां देखिएगा, विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं बाबू निर्वात से भी होकर के आराम से गुजर सकते हैं। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों में 2 प्रकार की किरणें होती है, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युतीय क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही जगह से निकलती है, लेकिन एक दूसरे से 90 डिग्री से होते हुए निकलती है, याद रहेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है,
कितना डिग्री होती है बाबू? 90 डिग्री होती है। याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक दूसरे से मिलती रहती है, याद रहेगा, ठीक है। और ये अनंत समय तक चलती रहती है। इनकी दिशा जो होती है वह फिक्स नहीं होती है, वह किसी भी दिशा में किसी भी माध्यम में कहीं भी आराम से गुजर सकती है, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है प्रकाश है, और प्रकाश तो मान लीजिए कि यह ऐसे चल रहा है, इमेजिंग करिए, सब लोग ध्यान दीजिए, ऐसे चल रहा है। तो बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग आप लोग जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग दो प्रकार की रेखाओं से मिलकर बना है, जिसको हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो बाबू ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो या विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, यह बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। इन छोटे छोटे कणों को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्लांक। क्या नाम था बाबू? प्लांक। उसी ने विद्युत चुंबकीय तरंग जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इन्हीं छोटे छोटे कणों को सबसे पहले इसका नाम फोटोन रखा गया था। क्या रखा गया था? फोटोन। तो बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग किन कणों से मिलकर बना होता है? फोटोन से। फोटोन क्या है? तो फोटोन एक छोटा छोटा कण है जिससे विद्युत चुंबकीय तरंग मिलकर के बना होता है। एक और बता दें, फोटोन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का झुंड या इलेक्ट्रॉन का समुद्र, जिससे पूरा विद्युत चुंबकीय तरंग मिलकर के बना होता है, याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार का गतिशील तरंग है, यह स्थिर नहीं रहता है, हमेशा क्या रहता है बाबू? गतिशील रहता है, याद रहेगा। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग को किसी भी विधि के द्वारा आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वह निर्वात से भी आराम से होकर के गुजर सकता है। उसी तरह से जितना हम प्रॉपर्टी बताए हैं, ये सारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण या विशेषता हो गया, याद रहेगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को सबसे पहले लैब में किसने देखा था? हेनरी ने। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम विद्युत चुंबकीय तरंग किसने रखा? बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार की तरंग है? कितने 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 किरणों से मिलकर बनती है? तो क्या नाम उसका? रिलेटिव इलास्टिक, दूसरा मैग्नेटिक इलास्टिक। क्वेश्चन पूछिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय क्षेत्र रेखा नीचे से होकर के गुजरती है। हाँ, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वह विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तुलना में भारी होती है। अच्छा बताइए विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने किया था? हेनरी ने। नाम किसने रखा था? मैक्सवेल ने। विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने कौन किस कणों से मिलकर बनी होती है? फोटोन। फोटोन नाम किसने रखा था? विद्युत चुंबकीय तरंग का वैल्यू विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पीड सबसे पहले किसने निकाला था? न्यूटन ने। उसी को प्रकाश का चाल बोल दिया था। बाद में पता चला कि प्रकाश ही विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग ही प्रकाश है। जिस फॉर्मूला से न्यूटन ने इसका स्पीड निकाला था उसका फॉर्मूला ये देख लेते हैं, इसको मिटा दें। देखिएगा सर जी, तब यहाँ पर ना हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। क्या लिखें? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। देखिएगा क्या स्पीड ऑफ, अब जब भी हम लाइट लिखेंगे ना तो लाइट का मतलब आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंग समझिएगा। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा 1/रूट में म्यू नॉट गुना एप्सिलॉन नॉट होता है। इस फॉर्मूला को बहुत पहले विद्युत चुंबकीय तरंग के रिसर्च से 300 साल लगभग पहले न्यूटन इस फॉर्मूला को ड्रॉ कर चुका था। इसी फॉर्मूला पर जब विद्युत चुंबकीय तरंग का जब स्पीड निकाला गया तो इसका स्पीड वही आया जो 300 साल पहले न्यूटन प्रकाश का स्पीड निकाल करके चला गया था। समझ में आ रहा है? ठीक है। आइए बाबू, स्पीड ऑफ लाइट को देखिएगा, एकरा के सी से सूचित किया जाता है। एकरा के लिख देंगे 1/, एकरा पढ़ेंगे म्यू नॉट, आगुना में क्या लिख दे सर? एप्सिलॉन नॉट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल का फॉर्मूला क्या है। तो याद रखिएगा सी बराबर में 1/रूट में एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्या? म्यू नॉट। ठीक है, चलिए यहां से लिख देते हैं वेयर। आप लोग जानते हैं यहाँ पर बताइए एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट आप लोग जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता है ना, तो क्या लिखेंगे? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम लिख दें, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता, याद है? ठीक है। इसका वैल्यू आप लोग याद है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, याद है तंदनी? चलिए अच्छा ये बताइए म्यू नॉट क्या है बाबू? निर्वात की विद्युतशीलता थी, विद्युतशीलता अब क्या हो जाएगी? ये निर्वात की चुंबकशीलता दुइयो ना है, एक विद्युतीय क्षेत्र रेखा है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो एक क्या पढ़ेंगे? परमिएबिलिटी ना, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम,
वैक्यूम वैक्यूम इसको क्या पड़ेगा, निर्वात की चुंबकशीलता। इसका वैल्यू पता है आप लोगों को, 4 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर था। याद है, नहीं याद है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम का वैल्यू कितना था, 4 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। बाबू ये किसका फॉर्मूला है, विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, जो हम 4 गो लाइन छोड़ रहे थे कॉपी में, वहीं पर आप लोग को ये उतार लेना है। 4-5 गो छोड़े थे ना आप लोग, ठीक है, नहीं हटेगा, फट जाएगा।